फ्रेंड्स, जीरो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने कर रही हूँ बीएनएस की सीरीज़ को करते करते हम आ चुके हैं लास्ट के चैप्टर्स पे, जो कि है 17, 18, 19 और 20। चैप्टर 17 जो बात कर रहा है वो कर रहा है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। ये वही चैप्टर है जो हमने आईपीसी में पढ़ा था, यानी कि हम आईपीसी में भी चैप्टर 17 ही पढ़ते थे संपत्ति के संबंध में, और जब हम बीएनएस की बात कर रहे हैं तब भी हम चैप्टर 17 ही पढ़ रहे हैं। किसके संबंध में? संपत्ति के संबंध में। तो जब हम संपत्ति के संबंध में बात कर रहे हैं तो इसमें जो सेक्शंस हमको दे रखे हैं वो दे रखे हैं 303 से लेके 334 तक, 303 से लेके 334 तक दे रखे हैं हमको संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। लेकिन जब हम आईपीसी की बात करते थे तो आईपीसी में आते थे 378 से 462 तक, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बीएनएस की, तो चलते हैं बीएनएस के पहले सेक्शन की तरफ। जब हम सेक्शन पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इनकी क्या करी है, एक इंडेक्स तैयार कर लिए। इंडेक्स क्यों तैयार करिए भाई? इतने सारे अपराध हैं, तो इतने सारे अपराधों को करने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक इंडेक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, कि जिससे कि मान लीजिए हमको चोरी पढ़नी है तो पूरे एक्ट की तरफ, इतना बड़े एक्ट की तरफ क्यों देखना है कि यार हमको तो इतना सारा पढ़ना है, हमको इतना सारा क्यों पढ़ना है। जब हम चोरी पढ़ेंगे तो केवल 303 से 307 को पढ़ेंगे, जब हम एक्सटॉर्शन को पढ़ेंगे तो 308 को पढ़ लेंगे। आप बोलेंगे मैम आईपीसी में तो एक्सटॉर्शन के बहुत सारे सेक्शंस थे, लेकिन यही तो बीएनएस का फ़ायदा है कि इसने क्या किया है, इनको कर दिया है सेक्शंस को मर्ज, कई सेक्शंस को एक साथ इन्होंने मर्ज कर दिया है। देखेंगे जब हम बीएनएस पढ़ेंगे, जब हम लूट और डकैती की बात करेंगे तो देखेंगे 309 से लेके 313 तक सेक्शंस को, ठीक है। फिर उसके बाद अगर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की बात आएगी, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग की बात आएगी तो 314 और 315 सेक्शन आ जाएगा। वहीं जब आपराधिक न्यासभंग की बात करेंगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करेंगे तो 316 करके एक सेक्शन आएगा, वो आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है 6 नंबर पे जो पॉइंट आता है वो कहता है चुराई हुई संपत्ति के संबंध में। तो जब चुराई हुई संपत्ति की बात आएगी तो आ जाएगा 317 नंबर का सेक्शन। 317 नंबर का जो सेक्शन आएगा वो बात करेगा चुराई हुई संपत्ति के बारे में। फिर जब हम इसके बाद बात करेंगे तो आ जाएगा हमारा छल। छल किसकी बात करता है? छल का मतलब हो गया चीटिंग। चीटिंग जो आएगी वो आएगी हमारी 318 और 319 नंबर के सेक्शन पर। फिर उसके बाद आ जाएगा कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति के व्ययनों के विषय में, ऑफ फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, 320 से लेके 323 तक पॉइंट आ जाएंगे। वहीं जब मिसचीफ की बात आएगी तो 324, 328 और फिर आ जाता है क्रिमिनल ट्रेसपास, जो बात करेगा 329, 334 और इस तरीके से हमारे संपत्ति के विरुद्ध अपराध जो कि आते हैं हमारे चैप्टर 17 में वो हो जाएंगे कंप्लीट। तो बात करते हैं सबसे पहले वाले पॉइंट की। सबसे पहले जब हम चोरी की बात करते हैं तो आता है थेफ्ट। थेफ्ट क्या होता है? एक व्यक्ति होता है, ए नाम का एक व्यक्ति है, ये क्या करता है, बी की संपत्ति को चुरा लेता है। इसने लिया, चुरा लिया। अब आप बोलेंगे मैम हम कैसे बोलें कि इस व्यक्ति ने संपत्ति चुराई है एक ही? हाँ तो बताते हैं ना कैसे चुराई है। जो कोई भी, तो कोई भी हो सकता है, तो ये बी नाम का व्यक्ति कोई भी है, ठीक है। अब इसका हमको पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है कि बच्चा है कि बुड्ढा है, हमको नहीं पता। तो ये क्या करता है, किसी व्यक्ति के कब्जे में से, तो इसने क्या किया, एक कब्जे में से यानी कि पोजीशन में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, एक ही कंसेंट के बिना, कब्जे में से यानी पोजीशन में से, सम्मति के बिना यानी कंसेंट के बिना, जंगम संपत्ति क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कि मूव किया जा सके, इधर से उधर ले जाया जा सके। ये एक घड़ी है, इसको इधर भी ले जाया जा सकता है, इधर भी ले जाया जा सकता है, इधर भी ले जाया जा सकता है, ठीक है। संपत्ति लेने के लिए हटाता है। मान लीजिए इस संपत्ति को ये हटा देता है, यहाँ से हटा के एक पेड़ बना हुआ है, इस पेड़ के पीछे नीचे गड्ढे में छुपा देता है कि जब कोई नहीं देखेगा तब मैं इस घड़ी को निकाल कर ले जाऊंगा, तो कहा जाता है कि वह चोरी करता है। अगर ये सारी परिस्थितियां आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि बी ने क्या की है, चोरी करी है। आ गया समझ में?
जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से कोई संपत्ति, यानी कौन सी संपत्ति होगी, जंगम संपत्ति, उसकी सम्मति के बिना, उसके कंसेंट के बिना लेने के लिए हटाता है, वहाँ से उसको अलग कर देता है, तो कहा जाता है कि वो क्या कर रहा है, चोरी करता है। जब हम इसके स्पष्टीकरण की बात करते हैं तो यहाँ पे दे रखे हैं हमको 5 स्पष्टीकरण। कितने स्पष्टीकरण दे रखे हैं, 5 स्पष्टीकरण। क्यों दे रखे हैं, जिससे कि हमको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये बोल रहा है भूबद। भूबद क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, आप इसका यहाँ पे संधि कीजिए, भू प्लस बद। भूबद का मतलब होता है भू यानी कि जमीन, बद यानी बंधी हुई। जमीन से बंधी हुई, कौन होता है जमीन से बंधा हुआ, ये पेड़ है, जमीन से बंधा हुआ है, तो जब तक होगा जब तक भूबद होगा। लेकिन जैसे ही ये पेड़ यहाँ से काट दिया गया, ये पेड़ यहाँ पे ऐसे पड़ा, ये मान लीजिए, तो पेड़ जब तक भूबद था तब तक चोरी के योग्य नहीं था। लेकिन जैसे ही इस पेड़ को हटा दिया गया, काट के अलग कर दिया गया, तो ये चोरी का विषय हो गया। भूबद चोरी योग्य नहीं, भूमि से अलग होते ही चोरी का विषय है। यानी जो चीज़ भूमि से जुड़ी हुई होगी वो चोरी के योग्य नहीं होगी। आपका मकान है, मकान को उठा के थोड़ी ना लेके जा सकते हो कि नहीं भूबद है, क्योंकि ये भूमि से जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। लेकिन क्या इसके खिड़की दरवाज़ों को उठा के लेके जाया जा सकता है? हाँ, इनके पेचेस को खोला जा सकता है, इनके पेच वगैरह को खोला, खिड़की को उठा के ले गए, गेट को खोल के ले गए। कई बार आप देखते ना, बंद घर पड़ा था, नल उतार के ले गए। तो जो चीज़ें अलग की जा सकती है उनको क्या की जा सकती है, चोरी की जा सकती है। अब ये बोल रहा है हटाना उस कार्य द्वारा जिसमें चोरी हो। हटाना कैसे किया जा रहा है, उस कार्य के द्वारा जिससे चोरी हो। किस लिए हटा रहा है वो, उसका इंटेंशन क्या है कि जिससे वो उसको चोरी कर सके, उसको अपने पास रखे। बाधा को हटाना। अब बाधा क्या हो गई कि मान लीजिए कि ये एक गेट है, ये एक घर का गेट है। अब गेट पे लगा हुआ है मोटा सारा ताला। अब मोटा सारा ताला घर पे कोई दिख नहीं रहा, इसको व्यक्ति को लग गया मौका, मान लीजिए बी को लग गया मौका कि ए का घर है, मुझे मौका मिल गया। अब क्या करता हूँ मैं, ये जो बी है ना, ए का जो घर का ताला है ना, इसको तोड़ देता हूँ। तो जैसे ही इसने तोड़ा तो इसकी बाधा हट गई, आराम से घर के अंदर घुस पा रहा है। तो क्या कर रहा है, ये बाधा को हटा रहा है। फिर इसके बाद क्या करता है, जीव जंतु को हटाना या फिर उसमें गति कायित करना। अब मान लीजिए जो बी था ना, बी, इसको ए का कुत्ता पसंद आ गया, वाइट कलर का बहुत सुंदर डॉगी था इसके पास, ठीक है। पहले बहुत फेमस हुआ करता था हच का कुत्ता, हच का कुत्ता। हच एक वो आती थी जैसे सिम वगैरह नहीं आती, जैसे एयरटेल वगैरह की सिम आती है जो वोडाफोन में कन्वर्ट हो गया था, ऐसे हच का कुत्ता चलता था एक। मेरे को देखो एक्चुअली पर्टिकुलर डॉग्स के नेम याद नहीं रहते, तो मुझे तो बस वो एक हच का कुत्ता याद है, HUTCH हच होता था, हच हच का कुत्ता, क्योंकि वो वोडाफोन में कन्वर्ट हो गया था। HUTCH हच, हच का कुत्ता आता था। तो क्या होता था, मान लीजिए इसके पास ए के पास था हच का कुत्ता, अब इस बी को पसंद आ गया, तो ये क्या करता है, उसको ऐसे से करता है, आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर, ऐसे करके अपने पास बुलाता है, कोई चीज़ देता है इसको, क्या कहता है, बिस्किट वगैरह देके ऐसे ऐसे करके बुलाता है इसको अपने पास में। अब ये जो कुत्ता होता है ये बी की तरफ चलना प्रारंभ कर देता है, स्टार्ट कर देता है, टुक 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 टुक, ऐसे करके ये पहुंच जाता है बी के पास। ए के घर से निकल के ये आराम से बी के पास पहुंच जाता है, बी इसको लेता है और रफा दफा, ठीक है। तो उसने जीव जंतु को हटाया, इस कुत्ते में गति कारित करी, तो उसने क्या की, चोरी की है। सम्मति कैसे दी जाती है, अभिव्यक्त या विवक्षित तौर पे दी जा सकती है, ये बोल रहा है। ये तो हम सबको पता होता है सम्मति कैसी होती है, तो अभिव्यक्त तौर पे होगी या विवक्षित तौर पे होगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसका सेकंड नंबर का पॉइंट बोल रहा है चोरी करने के दंड के बारे में। तो जो कोई चोरी करेगा वो 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। एक मिनट रुकिए, देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर स्पष्टीकरण हो गया। अब इसके बाद हो गया इसका इलस्ट्रेशन भी हमने देख लिया कि भाई कुत्ते को उठा के लेके जा रहा है, तो इसके जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं ना वो आप लोगों को जरूर पढ़ने हैं। ऐसे नहीं कि मैम ने यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया तो हो गया अपना काम, ऐसे नहीं। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके इलस्ट्रेशन को एक बार ज़रूर से देखना पड़ेगा, क्योंकि इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं आजकल एग्जाम में आते हैं। तो जो कोई चोरी करेगा वो 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और जो कोई समझ में नहीं आया, जिसकी अक्ल नहीं आई, वो चोरी दोबारा करता रहेगा तो उसको
दूसरी दोष सिद्धि के मामले में कठिन कारावास की अवधि, कठोर कारावास दिया जाएगा जो 1 वर्ष से कम का नहीं होगा और 5 वर्ष तक का हो सकेगा। ठीक है, जब हम आईपीसी को देखते थे तो आईपीसी में हमको एक अलग से सेक्शन दे रखा था, 379। 378 में तो चोरी को डिफाइन कर रखा था और 379 में हमको उसका पनिशमेंट दे रखा था। ठीक है, थेफ्ट और उसका पनिशमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या किया, मर्ज कर दिया सेक्शंस को। सेक्शन 303 का जो फर्स्ट नंबर का पॉइंट है वो तो इसका कॉन्सेप्ट बताता है कि चोरी क्या होती है, और यहाँ पे जब इसके पनिशमेंट की बात होती है तो इसका जो पनिशमेंट है वो हमको इसके सब क्लॉज 2 में बता दिया है। यानी कि अगर अब हमको चोरी का पनिशमेंट पूछा जाएगा तो हमको लिखना होगा 303 का क्लॉज नंबर 2, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, अब ये वाली चीज़ भी आ गई, ये जो चीज़ है ना ये भी नई जुड़ी है कि दूसरी दोष सिद्धि के मामले में कठिन कारावास की अवधि 1 वर्ष से कम नहीं है, 5 वर्ष तक हो सकेगी, क्योंकि इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमारी आईपीसी ने हमको नहीं दे रखा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे जो कि आएगा हमारा 304। 304 हमारा न्यू सेक्शन जुड़ा है, ऐसा सेक्शन हमारे आईपीसी में नहीं था। जो कोई भी अगर चेन विन तोड़ता था तो उसको भी क्या किया जाता था, उसी में कवर कर लेते थे, चोरी के अंदर ही काउंट कर लेते थे। तो ये हो गया हमारे लिए न्यू सेक्शन, और जैसे ही कोई सेक्शन नया जुड़ता है तो वो हमारे लिए हो जाता है इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क्स कर लीजिए। तो सबसे पहला आता है 304, बोला है चोरी झपटमारी है। ठीक है, क्या बता रहा है, चोरी के अंतर्गत झपटमारी को भी शामिल किया गया है। जैसे चेन वगैरह तोड़ लेते हैं ना, स्नैचिंग वगैरह क्या बोलते हैं उसको, वो चीज़ जो करते हैं। चोरी झपटमारी है यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे में से किसी जंगम संपत्ति को अभिग्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है। इसका मतलब हो गया जो कोई व्यक्ति है, आप देखिए ऐसे होगा इसका हम जाए, ये ए नाम का व्यक्ति है। ठीक है, ये बाइक पे जा रहा है, ये हो गई इसकी बाइक पे जा रहा है, ये टिक 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 ऐसे बाइक पे जा रहा है। रास्ते में इसको दिखी बी नाम की महिला। ठीक है, महिला को ऐसे बना देते हैं, ये जा रहा है, इसको इसके गले में दिख गई सोने की मोटी सारी चेन। अब जब मोटी सारी चेन दिख गई तो इसका दिल ललचा गया कि इतनी मोटी सारी चेन है, ये तो बी के पास नहीं मेरे पास होनी चाहिए। तो ये क्या करता है, जोर से जाता है, तेज चला के बाइक जाता है, बी की चेन तोड़ता है, इससे खींचता है जिससे चेन इसके हाथ में आ जाती है और बी नीचे गिर जाती है। ठीक है, नीचे गिरती है, ये तो आराम से अपनी चेन लेके भाग लेता है। तो जो कोई ऐसा करेगा उसे 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो इसका मतलब एक को दंडित किया जाएगा 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से। ठीक है, अब आता है 305। 305 बोलता है निवास गृह में चोरी, जो कि था हमारे आईपीसी में 380। आईपीसी का जो सेक्शन था ना वो था 380। क्या बात करता था, निवास गृह में चोरी। इसका मतलब हो गया थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस ईटीसी। तो जो कोई ऐसे स्थानों में से, मतलब जो स्थान वगैरह दे रखे हैं ना, उनमें से किसी स्थान पर, कौन कौन से स्थान हो गए वो, निर्माण, मतलब कोई निर्माण बनता रहता है ना, घर वगैरह बनते रहते हैं, वहाँ पे कोई तंबू या जलियान। जैसे आप देखते हैं ना कई बार लोग जंगल में जाते हैं ऐसे तंबू वगैरह गाड़ के फिर वहाँ पे रहते हैं, देखे होंगे कई बार, अपनी मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे। फिर वहाँ पे जलियान वगैरह, कोई शिप वगैरह बना हुआ है, शिप वगैरह में भी लोग रहते हैं, कहीं कहीं महीनों तक शिप में रहते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई चोरी कर लेता है, या मानव निवास कोई घर वगैरह बना हुआ है किसी, जो ऐसे यूज़ में आता है किसी घर में रहने के, या फिर क्या होता है संपत्ति की अभिरक्षा में, कौन कौन करता है संपत्ति की अभिरक्षा, ऐसा कौन सा घर है जो संपत्ति की अभिरक्षा करता है, बैंक हो गया ना, बैंक की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो बैंक में कोई चोरी करता है, ये बैंक लिखा हुआ है मान लीजिए हमारा, बैंक में चोरी करा, यातायात के साधन में, आपकी कार खड़ी हुई है यहाँ पे, कार भी तो नहीं बनानी आती, ऐसी बना दी देखो मैंने तो, ठीक है, अब कैसे भी समझ लेना इसको, मुझे तो ऐसी कार बनानी आती है। यातायात के साधन में, इसके अंदर या यातायात के साधन से, इसमें बैठा बैठा कहीं जाके चोरी कर रहा है, या पूजा स्थल यानी कि मंदिर वगैरह हो गए, ये हो गया हमारा मंदिर, मंदिर में कोई मूर्ति वगैरह को ले जाता है, प्रतीक वगैरह ले जाता है ना। जैसे आप देखते होंगे ना शंकर भगवान का मंदिर होता है, वहाँ पे नाग वगैरह रखे रहते हैं, तांबे वांबे के ऊपर वो कलश वगैरह लटके रहते हैं, लोग क्या करते हैं उनको उठा के ले जाते हैं। मैंने तो ये तक देखा है कई बार लोग मंदिर की मूर्तियाँ उठा के ले जाते हैं, लड्डू गोपाल उठा के ले जाते हैं, ऐसे कई बार देखा है। तो जब पीतल के बर्तन रखे रहते हैं जिसमें भगवान के भोग वगैरह रखा रहता है, वो सब कुछ उठा के ले जाते हैं। तो उन्हीं की बात करें, दान पेटी तो कॉमन बात है, दान पेटी तो लेके ही जाते हैं, आजकल ये छोटी छोटी चीज़ें भी चुराने लग गए,
ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की कोई संपत्ति वगैरह है उसको अगर चुराते हैं तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 306 बोलता है लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में से संपत्ति थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ मास्टर। मास्टर की संपत्ति की चोरी करता है, कौन कर रहा है, लिपिक कर रहा है या सेवक वगैरह कर रहा है, कोई नौकर वगैरह कर रहा है तो दंडित किया जाएगा 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से। फिर इसके बाद आता है 307 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 306 तो अब पढ़ लिया ना हमने, यहाँ पे 307 आएगा यहाँ पे। और ये वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 382। कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के बाद निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहति उसका अवरोध कायद करने के लिए मृत्यु का उपहति का अवरोध का भय दिखाने की तैयारी करके चोरी करेगा, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसी कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। चोरी करने के लिए अगर मृत्यु वगैरह का भय दिखाएगा तो उसको 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेक्शन 308। सेक्शन 308 बीएनएस का है, लेकिन जब हम आईपीसी में पढ़ते थे तो 383 से 389 तक ये सारे सेक्शन हमको एक्सटॉर्शन के बारे में बताते थे। लेकिन बीएनएस वालों ने क्या करी, हमारे जो एग्जामिनेशन जो करते हैं, एग्ज़ाम वगैरह देते हैं बच्चे, एग्जामिनेशन जो लेते हैं और एग्ज़ाम जो देते हैं उनके एस्पिरेंट्स जो भी होते हैं, उनके क्या किया, उनके ऊपर दया कर दी। दया कैसे कर दी कि अब आपको एक्सटॉर्शन के लिए पढ़ना है केवल एक सेक्शन। कौन सा सेक्शन है वो, 308। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसके अंदर दे दिए हैं सब क्लॉसेस। देखिए आप, तो वो हम देखते हैं अभी पहले। तो सबसे पहले जब हम उद्दापन की बात करते हैं तो आता है सेक्शन 308। ये वही सेक्शन है जो कि है 383 ऑफ आईपीसी। तो क्या बोल रहा है ये सेक्शन, जो कोई किसी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को, ए नाम का व्यक्ति है वो बी नाम के व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को, यानी ये सी जो इसका बेटा है इसको कोई क्षति करने के भय में, मतलब ये ए इसको बोल रहा है कि तू तेरी प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति है, मूल्यवान प्रतिभूति है, कुछ भी जो तेरे डॉक्यूमेंट वगैरह है जो मैं अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ उसको तू मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। पहले तो बोल रहा है तेरे को मार दूंगा, तेरी मृत्यु का भय दिखा रहा हूँ। फिर लेकिन ये डरा वरा नहीं, मार देते हूँ मेरे को ऐसे करके इसने ध्यान, पर ये सोचा इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसने क्या किया, कहा मैं सी को मार दूंगा जो कि तेरा बेटा है। अब बाप था, अपने बेटे से प्यार करता था, अब बेटे से तू प्यार कर रहा है तो फिर वो डर गया, फिर वो अपनी संपत्ति दे देता है। तो देखिए आगे क्या होता है कहानी में, जो कोई किसी व्यक्ति को, स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में डालता है, और कैसे डालता है, इंटेंशन के साथ डालता है, और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी, मूल्यवान प्रतिभूति यानी कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी, हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज़, इसका कोई प्रॉपर्टी थी साइन की हुई, मतलब इसने कोरे कागज़ पे या कोरे चेक पे साइन कर रखे थे, मान लो जो एक चेक पे साइन कर भी, तो मेरे को तो है ना कोरा चेक है ना, जो प्लेन चेक वगैरह होता है ना, वो साइन करके दे दे। इंडेक्सोपीडिया ना केवल माइनर के संबंध में है बल्कि है संबंध में मेजर के संबंध में भी। आखिर क्या है इंडेक्सोपीडिया के अंदर, इंडेक्सोपीडिया में आते हैं इंडेक्स। इंडेक्स से तात्पर्य हो गया जो भी हमारे एक्ट्स दे रखे होते हैं उनके स्टार्टिंग में दिए होती है इंडेक्स। इंडेक्स से क्या होता है, हम सेक्शंस रिकॉल करने से क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेक्शंस को याद कर सकते हैं। जब कभी हम जाते हैं जुडिशरी का एग्ज़ाम देने या फिर किसी एपीओ से रिलेटेड एग्ज़ाम देने, तो हमें क्या होता है, सेक्शंस रिकॉल होने बहुत ज़रूरी होते हैं। हम इतनी मोटे मोटे एक्ट्स को साथ में नहीं लेके जा सकते हैं, इसलिए बनाई गई है इंडेक्सोपीडिया। ये हो गई हमारी माइनर के संबंध में इंडेक्सोपीडिया, और ये हो गई हमारे मेजर के संबंध में इंडेक्सोपीडिया। इसमें ना केवल पुराने एक्ट्स हैं बल्कि हमारे जो नए एक्ट शामिल हुए हैं इनको भी इस इंडेक्सोपीडिया में शामिल किया हुआ है, यानी बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए भी हमारे इस इंडेक्सोपीडिया में शामिल है। ऐसे करके साइन करके मुझे दे दे, या फिर क्या है, इसकी कोई सील लगी हुई चीज़ है, ठीक है, ये सील लगी हुई मुद्रांकित वगैरह कोई चीज़ है जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, जिसको कि ये क्या कन्वर्ट कर सकता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देता है।
किसी व्यक्ति को बेईमानी से, आईपीसी में कहाँ पढ़ते थे हम, 24 बेईमानी से में पढ़ते थे ना, प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरित करता है तो वह उद्यापन करता है, ये कहा जाता है। इसका मतलब कि वो क्या कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन नहीं है, जो सेक्शन तो आईपीसी का आ जाएगा लेकिन इसका सब क्लॉज 2 आएगा। इसका मतलब हो गया 308 का सब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है, ये देखिए 2 नंबर का पॉइंट लिख रहा है ना, उद्यापन के लिए दंड। तो दंड कितना होगा, दोनों में से किसी भांति का कारावास जो कि 7 वर्ष तक का होगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके इलस्ट्रेशन आपको पढ़ने ही है, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि आपका होमवर्क है ये। जैसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आप इसके एक बार एग्जाम्पल्स को देख लेंगे जो कि क्लियर हो जाएंगे आपके। फिर उसके बाद क्या है, 3rd नंबर का पॉइंट, जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालेगा या प्रयत्न करेगा, क्षति के भय में डालेगा या ऐसा प्रयत्न करेगा, वो 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो गया है। तो अब हमको केवल पनिशमेंट देखना है। तो पनिशमेंट देखने हैं तो हमारा हेडिंग देख के और इसका पनिशमेंट देख के काम चल जाएगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 4th नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है, 308 का क्लॉज नंबर 4 क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्यापन अगर करेगा तो दोनों में से किसी भांति का कारावास जो कि होगा 7 वर्ष तक का और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दोनों में से किसी भांति का कारावास मतलब कठोर कारावास या सादा कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसके बाद आती है सेक्शन 387 जो कि आईपीसी का है। ये वही सेक्शन है हमारे बीएनएस का 308 का क्लॉज नंबर 5 जो बोल रहा है उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना। दोनों में से किसी भांति का कारावास जो कि 10 वर्ष तक का होगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर इसके बाद आ रहा है, जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग लगाने का भय दिखाएगा, मतलब तेरे खिलाफ क्या कर दूंगा, केस वेस चला दूंगा। उद्यापन करने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं या उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, या तो तेरे विरुद्ध, जैसे बी को बोलते तेरे खिलाफ केस कर दूंगा या फिर तेरे बेटे के खिलाफ केस कर दूंगा, तो ऐसा अगर डर दिखाएगा और ऐसा प्रयत्न करेगा, अटेम्प्ट वगैरह करेगा, तो उसे मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि उस व्यक्ति को कहेगा कि मैं तेरे ऊपर डेथ का केस लगा दूंगा या ऐसा केस लगा दूंगा जिससे कि तेरे को एलआई या फिर 10 वर्ष तक के कारावास की सजा हो, तो उस व्यक्ति को अगर ए ने कहा कि भाई बी को कि तू अगर मुझे ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे खिलाफ ऐसा केस कर दूंगा कि तुझे डेथ दी जाए या आजीवन कारावास दिया जाए या कम से कम 10 वर्ष का कारावास दिया जाए, तो फिर ए को क्या किया जाएगा, 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। अब इसके बाद जो पॉइंट आ रहा है, ये 6 नंबर का पॉइंट हो गया हमारे और ये 7th नंबर का पॉइंट हो गया। क्या बोल रहा है, इसके बाद जो हमारा 7th नंबर का पॉइंट आ रहा है वो बोल रहा है, जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है, उद्यापन करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका 7th नंबर का पॉइंट जो बोल रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु से या आजीवन कारावास या ऐसे जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय है, कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है। मतलब वो खुद अपराध नहीं कर रहा, किसी और को उत्प्रेरित कर रहा है। अगर ऐसे अपराध करने के में फंसा देगा तो उसे 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये 7 पॉइंट है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। 308 में 7 सब क्लॉजेज हैं 1 से लेकर 7 तक, जिसमें इन्होंने क्या किया है, जितने भी आईपीसी के जो सेक्शंस थे ना, इतने सारे सेक्शंस थे, उनको मर्ज करके अब 7 पॉइंट बना दिए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एक चार्ट बना सकते हैं। ऐसे चार्ट बना के इनके कीवर्ड निकाल के चार्ट बना के आप इनके सारे सब क्लॉजेस को याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट सेक्शन बात कर रहा है लूट और डकैती के विषय में। तो जब लूट और डकैती की बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं 309 से लेके 313 तक सेक्शन। 309 से 313 क्या बोल रहे हैं, बीएनएस का सेक्शन 309 बोल रहा है कि ये वही सेक्शन है आईपीसी का 390, क्योंकि आईपीसी का जो 390 था वहाँ पे हमको लूट के बारे में बताया गया था, यानी कि रॉबरी के बारे में बताया गया था। तो सब प्रकार की लूट में या तो चोरी होती है या उद्यापन होता है, ठीक है।
क्या होता है लूट में? लूट किससे मिलके बनती है? लूट इज इक्वल टू थेफ्ट प्लस एक्सटॉर्शन। या तो किसी भी लूट में क्या होगी? चोरी होगी, या किसी भी लूट में एक्सटॉर्शन होगा। इनके बिना लूट का अपराध गठित नहीं हो सकता। ठीक है, तो लूट करने के लिए कब चोरी लूट होगी और कब उद्यापन लूट होगा, इसके लिए कुछ परिस्थितियां दे रखी है। तो क्या होता है, सबसे पहले चोरी करने के लिए या चोरी करने में, चोरी कहाँ पे पढ़ी थी अभी हमने? अभी अभी जस्ट हम चोरी पढ़ के आए हैं। ये रही हमारी चोरी 303 में है ना। तो चोरी करने के लिए यानी 303 का अपराध करने के लिए या करने में, चोरी की संपत्ति को लेने में, मतलब कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो चोरी से प्राप्त की है, उसका प्रयत्न करने में मृत्यु उपहति सैदोष अवरोध किया गया हो। मतलब चोरी के, ये चोरी के जितने भी कंटेंट है ना, इन सबको करने में मृत्यु यानी कि डेथ, उपहति यानी कि हर्ट, सैदोष अवरोध कारित करेगा, इनका प्रयत्न करेगा, तत्काल भय दिखाएगा या तत्काल भय का प्रयत्न करेगा, तो वो चोरी क्या बन जाएगी? लूट। इसका मतलब हो गया जब चोरी के लिए तत्काल मृत्यु, तत्काल मृत्यु का, उपहति का, सैदोष अवरोध का या इनके प्रयत्न का भय तत्काल दिखा जाएगा। उद्यापन में क्या होता था? भय दिखाते थे, लेकिन ऐसे नहीं कहते थे कि तुम अभी करो। उसमें कहता था तू ऐसे कर दे, नहीं तो ऐसा कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? तत्काल भय दिखाया जाता है। ये सेम बात उद्यापन के संबंध में होती है कि उद्यापन कब लूट है? जिसको भय में डाला गया है वह अपराधी की उपस्थिति में हो। ए नाम का व्यक्ति अपराधी की उपस्थिति में होगा, लूट होगी। एक्सटॉर्शन जब लूट बनेगा ना, एक्सटॉर्शन लूट बनेगा जब ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को क्या देता है? धमकी देता है, भय दिखाता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे अभी की अभी, अगर तूने अभी नहीं किया तो मैं अभी मार दूंगा, या तो उसको मार दूंगा या सी नाम का व्यक्ति जो इसका बेटा है उसको मार दूंगा कि तू मुझे अभी की अभी प्रॉपर्टी दे तेरी, नहीं तो मैं तेरे बेटे सी को अभी की अभी मार रहा हूँ। ये चीज़ करता है। उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध का तत्काल भय डालता है। उद्यापन में क्या कर रहा था? भय डाल रहा था। उस समय उपस्थित था या नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्यापन में वो फोन पे भी धमकी दे सकता है कि अरे तू मुझे अपनी प्रॉपर्टी नाम कर, तेरी प्रॉपर्टी, अगर तूने मेरे को तेरी प्रॉपर्टी नाम नहीं करी ना तो तेरा जो सी है ना बेटा वो स्कूल गया है, स्कूल से उसको उठा लूंगा और मार दूंगा। ठीक है, लेकिन जब उद्यापन को लूट में कन्वर्ट करेंगे ना तब क्या होगा कि उसको उठा के लेके गया। ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को बुलाया कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तू आ। ठीक है, किसी भी तरीके से बहला के फुसला के कैसे भी बुला लिया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि, और वो ये मान लीजिए उस बच्चे को, बी नाम का जो व्यक्ति था अपने बच्चे को स्कूल से लेने गया तो वहीं पे उसको मिल गया ए बोलता है कि ए, और मान लीजिए ए में और उसमें पुरानी यारी थी, कुछ भी था कैसे भी था, इसको ले जाता है, अपने साथ ले जाता है और कहता है कि अभी की अभी तेरी जो प्रॉपर्टी के कागजात बने हुए ना, मैं सब बना बुनू के तैयार करके लेके आया हूँ, तो इस प्रॉपर्टी के कागज पे अभी की अभी साइन कर। अगर तूने इसको अभी की अभी साइन नहीं किया तो ये जो तेरा बच्चा है ना, जो सी तेरा बच्चा है, इसके अभी की अभी चाकू से रेत कर मैं हत्या करता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? तो कैसा भय दे रहा है? तत्काल भय दे रहा है। और भय में डाले गए व्यक्ति को वह चीज़ तुरंत देने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब तू अभी की अभी इन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि जो 392 है ना, लूट का दंड दे रखा है, वो वाली बात बोल रहा है। ये 2 नंबर का पॉइंट ये हो गया, 3 नंबर का पॉइंट ये हो गया। अब 4 नंबर का पॉइंट है कि लूट का दंड कितना होगा। तो लूट का जो दंड होगा वो होगा कठिन कारावास से जो कि होगा 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
और जो लूट करने का प्रयत्न होगा उसका दंड होगा कठिन कारावास से, जिसकी अवधि होगी 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अगर लूट राजमार्ग पर, राजमार्ग क्या होता है, सड़क पर, सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में, यानी कि मान लीजिए 7 बजे सूर्यास्त हो गया और सुबह जाके 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है, तो ये लिख लीजिए यहाँ पे उदय, तो 7 से 6 के बीच में अगर लूट की जाएगी तो 14 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और लूट करने में स्वेच्छा उपहति कारित करेगा, वॉलंटरी अगर हर्ट करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट, और कठिन कारावास से जिसकी अवधि होगी 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है, अब बात करते हैं डकैती की कि आखिर डकैती क्या होती है। तो जो हमारी आईपीसी आती है उसमें जो सेक्शन था 391, वो वही सेक्शन है जो है बीएनएस का 310। क्या बोल रहा है, 5 या अधिक व्यक्ति, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर यानी कि सामूहिक रूप से जॉइंट होकर लूट या लूट करने का प्रयत्न करते हैं। अभी अभी हम लूट को पढ़ के आए हैं ना, तो जो कोई 5 या अधिक व्यक्ति है, मान लीजिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 या अधिक व्यक्ति, इनसे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे, ठीक है ना। ये 5 व्यक्ति जॉइंटली लूट करते हैं या लूट का अटेम्प्ट करते हैं यानी कि प्रयत्न करते हैं, ये लिख रहा है यहाँ पे, या लूट या इसका प्रयत्न करने के समय उपस्थित है या सहायता करते हैं। वहाँ पे चाहे से प्रेजेंट हो, चाहे फ़ोन पे सहायता कर रहे हो, चाहे से किसी ट्रेन में सहायता कर रहे हो, चाहे कहीं सहायता कर रहे हो, जब ऐसे 5 या अधिक व्यक्तियों के हर व्यक्ति लूट करने में सहायता या प्रयत्न करते हैं कहा जाता है। अगर ये जॉइंटली क्या करेंगे, लूट करेंगे, तो कहा जाएगा इन्होंने डकैती की है। डकैती करने के लिए 5 या अधिक व्यक्ति होने जरूरी हैं। लिखा हुआ भी है कि डकैती करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। अगर 5 से कम होके 4 भी हो गए, 3 भी हो गए, तो वो क्या होगा, डकैती नहीं होगा, क्योंकि उसको फिर लूट ही माना जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, स्पेसिफाई कर दिया है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो बोल रहा है डकैती के लिए दंड। डकैती के लिए जो दंड होगा वो होगा आजीवन कारावास या कठिन कारावास, जो कि 10 वर्ष तक का होगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आता है हमला सहित डकैती। अगर कोई व्यक्ति हमला कर रहा है डकैती के साथ, यदि 5 या अधिक व्यक्ति मिलकर डकैती करते समय हत्या भी कर दें, ये 5 या अधिक व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, ये लोग मिलते हैं, एक घर में लूट करने जाते हैं। इनको खाली घर लगता है, लूट करने के लिए घुसते हैं, लेकिन वो खाली घर नहीं था, वहाँ पे एक चौकीदार ऑलरेडी था, तो इनको लगता है कि चौकीदार इनके लूट करने में रुकावट करेगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उस चौकीदार की हत्या कर देते हैं। तो अगर हत्या कर देते हैं तब हर व्यक्ति 1 2 3 4 5 इन सभी व्यक्तियों को मृत्यु से आजीवन कारावास से, डेथ या एलआई या फिर कठोर कारावास, जो कितना होगा 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर इसके बाद बोल रहा है 4th पॉइंट, डकैती करने की तैयारी करना। वही पॉइंट है जो कि है आईपीसी का 399। डकैती करने की कोई तैयारी करेगा तो वो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर 5th नंबर का पॉइंट बोल रहा है कि वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 402। डकैती के प्रयोजन से एकत्रित होना, एक जगह अगर इकट्ठे हो रहे हैं डकैती करने के इंटेंशन के साथ, तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर इसके बाद बोल रहा है आईपीसी का 400, वही है जो है इसका 6 नंबर का पॉइंट, डाकुओं की टोली होने के लिए दंड। तो जो कोई डाकुओं की टोली होगा वह 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब ये बोल रहा है सेक्शन 311। सेक्शन 311 वही है जो है आईपीसी का 397। क्या बोल रहा है 397, मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या अगर डकैती कारित करेगा तो ऐसा कारावास दिया जाएगा जो 7 वर्ष से कम का नहीं होगा। ठीक है, और घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या अगर डकैती का प्रयत्न करेगा तो 7 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा, मतलब कम से कम 7 वर्ष का कारावास होगा और अधिकतम कितना भी हो सकता है जैसा न्यायालय को उचित लगे। उसके बाद बोल रहा है लुटेरों की टोली होने का दंड, जो कि हमको 401 में दे रखा था, पर यहाँ पे बीएनएस में हमको 313 के अंतर्गत दे रखा है कि जो कोई लुटेरों की टोली बनेगा उसको 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और कारावास कैसा होगा, कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा।
तो ये तो बात हुई किसकी, हमारे चोरी, लूट और डकैती की। अब इसके बाद बात करेंगे हम संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के बारे में।